नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारा सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट है यानी कि सोशल साइंस का, उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसका पार्ट नंबर जो है वो 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इससे पहले भी साइंस का कंप्लीट कोर्स हम करा चुके हैं इसी प्रकार से, वो भी आपको सभी प्लेलिस्ट 4 सेमेस्टर फास्ट रिवीजन नाम से मिल जाएगी। सभी वीडियो उसमें आप देख सकते हैं और वीडियो हम देखते हैं शाम 8 बजे लाइव, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट करते हैं हम नेहरू रिपोर्ट से, और आगे जो हमने पिछले वाले पार्ट में पूछा था प्रश्न, उसको भी हम आगे जो है वो देख लेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो सन 1928 में भारत सचिव लॉर्ड बिरकन हेड, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉर्ड बिरकन हेड। तो भारत सचिव लॉर्ड बिरकन हेड जो है, इन्होंने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो कि सभी गुटों और दलों को मान्य हो। ऐसी चुनौती जो है वो इन्होंने दी थी। फिर आपका अगस्त 1928 में ही मोतीलाल जो नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में बनी एक उप समिति ने जो नेहरू रिपोर्ट थी वो सौंपी। नेहरू रिपोर्ट जो है वो सौंपी, और किसकी अध्यक्षता में? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू की। फिर अगर बात करें तो रिपोर्ट जो थी उसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था। इसी रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं मैं। इसमें रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो लॉक इसी के आगे क्रम में अगर बात करें तो लखनऊ जो है उसमें डॉक्टर अंसारी, कहां पर? लखनऊ में डॉक्टर अंसारी, इनकी अगर बात करें तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट था उसको स्वीकार कर लिया गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इसी आगे क्रम में जो लखनऊ था उसमें डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो इतना सारे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल मैंने उन्हीं की यहाँ पर बात की, पूरी कहानी नहीं मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्योंकि फास्ट रिवीजन हम बात कर रहे हैं, टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं क्लियर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो देखना है तो एसएसटी वाली प्लेलिस्ट में आप बहुत डिटेल में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें आप याद रख सकते हैं, वो ये कि जो लॉर्ड बिरकन हेड थे, इन्होंने भारतीयों को जब कहा कि ऐसे आप संविधान निर्माण की चुनौती दी जो कि सभी गुटों और दलों को मानो, तो ये जो चुनौती थी इसको स्वीकार करके फरवरी और मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। तो ये जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया, फिर इसे पुणे में आयोजित किया गया, और सम्मेलन जो है इसी में भारतीय संविधान का मसविदा जो है वो तैयार करने के लिए जो मोतीलाल नेहरू मैंने बताया, इनकी अध्यक्षता में ही एक उप समिति का गठन जो है वो किया गया था। और इस उप समिति के अन्य सदस्य भी थे, जिसमें आप कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, या शोएब कुरैशी हैं, तेज बहादुर सप्रू हैं, इस टाइप से अलग अलग नाम है, वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो इसी उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की थी, जिसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका है मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित। शॉर्ट में लिख देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इनकी 14 सूत्रीय मांगे,
मांगे। तो जो 14 सूत्री मांगे थे, आप चाहें तो उसको अलग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर वो 14 नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्या खास था जो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर था, या कह सकते हैं पर्याप्त अवसर या स्थान देने के उद्देश्य से जो सिंध था उसको बंबई से अलग करके नया प्रांत बनाया जाए। ये मांगों में कह सकते हैं 14 सूत्री मांगे उनमें से एक प्रमुख में से जाना जाता है। तो मैंने एक पॉइंट बता दिया है, उसको लेकर आप लिख सकते हैं अगर इसके संबंध में कोई प्रश्न आए कि मुसलमान जो है उनको पर्याप्त अवसर या स्थान देने के उद्देश्य से जो सिंध था उसको बंबई से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए, उसमें इन्हीं की मांगों में से वो आपको देखने को मिलता है। बाकी 14 सूत्री अगर मांगे डायरेक्ट पूछ ली गई तो आपको 14 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो आप चाहें तो अलग से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, और जल्दी से बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका सन ईयर जो है वो क्या होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत बात करें तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने 12 मार्च 1930 को, कब 12 मार्च 1930 को जो नमक सत्याग्रह था उसकी शुरुआत की। ये सन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कब हुई। नमक सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। और ये जो यात्रा है ये टोटल 24 दिन लगभग जो है वो चली थी, और 24 दिन यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आप पहुँचेंगे 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को जो दांडी है उसमें महात्मा गांधी जी ने नमक कानून जो है वो तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। और हो सकता है यहाँ पर डिस्टेंस भी आपसे पूछ ली जाए तो 24 दिन के साथ साथ आप लगभग 350 किलोमीटर ये दूरी भी याद रख सकते हैं। तो 24 दिन में 350 किलोमीटर चल के महात्मा गांधी जी जो हैं इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। अभी नमक कानून तोड़ना क्या है इसको समझिए। नमक कानून तोड़ने का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो राज था उसमें भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें इंग्लैंड से आने वाला जो नमक था उसके लिए अधिक पैसे देने होते थे। और यही जो कानून था उसको तोड़ा था इन्होंने। तो ये जहां से आपका ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। तो सन भी आपको समझ में आ गया होगा, और शायद यही प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में आपसे पूछा था और कहा था अगले वाले में हम आंसर इसका देखेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। वीडियो को लाइक भी अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा। बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो आपके कुल 3 सम्मेलन देखने को मिलते हैं। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तृतीय, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सन की बात करें तो 1900, अच्छा तीनों की अगर बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन किस ईयर से किस ईयर के बीच में हुए थे तो आप 1930 से 1932 जो है वो कहेंगे। क्योंकि क्या है ये एवरेज आपको ईयर पता होना चाहिए 1930 से 32, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो तारीख है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिल जाती है। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है इसकी अगर बात करें तो ये 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की एक विशेषता आपको दिमाग में रखनी है कि इसमें कोई भी प्रमुख नेता शामिल नहीं हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में ये भी आएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन या जो गोलमेज सम्मेलन है ये आखिर
क्यों होते थे, इनका आयोजन क्यों कराया जाता था। तो सरकार जो था, उस सरकार में उस समय जो भी लोग थे, उन्होंने जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा जो संवैधानिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। समझ गए होंगे आप, ताकि इसके बारे में अगर कोई प्रश्न आए तो आप कुछ पॉइंट अपने मन से लिख सकें। और क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो भारतीय थे और ब्रिटिश सरकार एक तरफ और जो भारतीय थे, इनके मध्य समान स्तर पर, कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे भारतीयों को नीचे समझते थे, तो भारत और ब्रिटिश सरकार के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई ये पहली वार्ता थी, पहला गोलमेज सम्मेलन के संबंध में, ये भी आप कह सकते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश नहीं थे, जैसे कांग्रेस है और अधिकांश व्यवसायिक संगठन जो है उन्होंने सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी, दलित वर्ग ने इन सभी ने में भाग भी लिया था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिला। बढ़ते हैं हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तरफ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये भी लंदन में हुआ और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, जिनका नाम क्या था, महात्मा गांधी जी, इन्होंने हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर हिस्सा जो है वो लिया था। किसने किसने? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर। तीसरा आपका था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 जो है यहाँ तक चला था। तो इसमें भी आप कह देंगे कि तारीख ही ध्यान रखिए। अब इसके बारे में भी आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट, जो इसको लेकर अगर कोई प्रश्न आए तो आप लिख सकें कि इसमें या इस सम्मेलन जो है उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और अच्छा, एक चीज मैंने ये आपको नहीं बताई कि जो तीनों सम्मेलन थे उनके दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था रैमजे मैकडोनल्ड। रैमजे मैकडोनल्ड जो है वो नाम था। तो इसमें इतनी ही सारी चीजें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका पूना पैक्ट। इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा, अभी आपके पास समय है, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और साइंस के आपने नहीं देखे हैं तो साइंस का फर्स्ट रिवीजन मैं 2020 के लिए आपका करा चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है। पूना पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समय। तो आप क्या कहेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ? 23 नहीं, 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। इसमें जो महात्मा गांधी जी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन कौन? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके मध्य जो है वो हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या बात रखी गई थी उसको आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि जो दलित वर्ग था उसके लिए अलग से निर्वाचक मंडल जो है उसको त्याग दिया गया था। इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दलित वर्ग के लिए, देखिए एक ही पॉइंट नहीं था इसमें, इन दोनों के मध्य अलग अलग पॉइंट है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दलित वर्ग था, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो दलित वर्ग था उसके लिए अलग से जो या पृथक निर्वाचक मंडल होता है इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो व्यवस्थापिका सभा है उसमें अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। तो दूसरा वाला आपका इतना लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली वाली इंपॉर्टेंट है, अलग से निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। और इसमें क्या पॉइंट थे, तो जो दलित वर्ग था उसको सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक
योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ये आपका पूना पैक्ट के अंतर्गत आता है। फिर आप क्या कहेंगे, अलग अलग स्थान भी दलितों के लिए जो है वो सुरक्षित किए गए, जैसे कि मद्रास में 30, बंगाल में 30 और बिहार और उड़ीसा में 18-18। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं स्थान जो है वो दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। और जो आरक्षित सीटें थी उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरक्षित सीटों की संख्या की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विधानमंडल होता है, प्रांतीय विधान मंडल, इसमें जो है सदस्यों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 जो है वो कर दी गई। और कहीं कहीं ये 71 की जगह 47 भी लिखा रहता है, पर बढ़ाकर 147 ही जो है वो की गई। और उसी के साथ साथ जो केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, उसकी अगर बात करें तो उसमें अगर बात करें तो जो कुल सीटें थी उनको 18% कर दिया गया। कुल सीटों को 18% कर दिया गया। तो इतने आपके इसमें पॉइंट थे जो कि मैंने सभी आपको बता दिए। तो पूना पैक्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, इतनी चीजें आप लिख देंगे तो आपका प्रश्न अच्छा खासा लेंदी हो जाएगा। मैंने बता तो सारी चीजें दी हैं, पर क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, सन पूछा जा सकता है, किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जा सकता है, आरक्षित सीटों के संबंध में पूछा जा सकता है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका उदारवादी नेता जो है उनके नाम। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उदार। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका महात्मा गांधी जी हैं, इसी प्रकार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसी प्रकार आपके दादा भाई नौरोजी हैं, इसी प्रकार आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये कुछ नाम ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि कई बार होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए, तो आप लिख देंगे। कई बार लिखा होता है कई बार कि किन्हीं दो उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए, तो लाल बाल पाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अधिकतर प्रश्न आपका उदारवादी या उग्रवादी ना पूछकर नरम दल और गरम दल से पूछा जाता है। तो गरम दल में आप देखेंगे वही लाल बाल पाल, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये तीन आते हैं, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, और जो आपका बाल है इससे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल जो है इससे हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। तो गरम राष्ट्रवादी विचारों के जो है वो पक्षधर थे, इसीलिए गरम दल में इन्हें रखा जाता है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, तो उसी के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। लाला लाजपत राय के संबंध में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, कौन कौन से, एक भारत छोड़ो आंदोलन और एक गांधी इरविन समझौता। तो दोनों को समझते हैं, उसके बाद की सारी चीजें हमारी, फिर ज्योग्राफी जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ रह गया होगा तो वो हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे, यानी कि देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि कब जो है इसका सन है, कब जो है वो हुआ था वो, तो आप क्या कहेंगे, 14 जुलाई 1942 वर्धा में जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। वर्धा में प्रस्ताव पारित, और 9 जुलाई, नहीं 9 जुलाई नहीं, इसके अगले महीने 9 अगस्त 1942 में जो है ये हुआ। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं ये बता दूं कि 2018 के पेपर में आपका डीएल 4 सेमेस्टर में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न आपका आ चुका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 14 जुलाई 1942 को
1942 को वर्धा में आयोजित जो कांग्रेस कार्य समिति थी, उसकी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। पहले क्या हुआ, प्रस्ताव आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम है आपका अगस्त क्रांति। याद आप कैसे रखेंगे, क्योंकि आपका अगस्त माह में ही तो हुआ है, अभी मैंने बताया ना 1 महीने बाद, तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते हुई गांधी जी जो थे, और कह सकते हैं जो और कांग्रेस नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ कब था भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। समझ गए आप। बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो का, और वो है आपका गांधी इरविन समझौता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छे अच्छे तरीके से सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर देंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर जो है वो लेके आएंगे। साइंस का सबसे पहले मॉडल पेपर आएगा, और उसमें जो प्रश्न है जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं पर बेस्ड होंगे, पर जो प्रश्न मैं रखूंगा वो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं पूछे नहीं गए, मैं प्रश्नों को खुद बनाऊंगा, और आप सभी लोगों को भी करने का मौका दूंगा। 2 वीडियो टाइप से रहेंगे, एक में पूरा पेपर रहेगा, फिर एक में हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे, इस टाइप से। तो बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हुआ कब था, तो आप क्या कहेंगे, 5 मार्च 1931 को हुआ था। दूसरी चीज किसके किसके बीच, तो महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था, और मैंने अभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बताया तो उससे पहले हुआ था, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग थी वो 1931 थी, पर थोड़ा सा मार्च से शायद पहले थी। तो ये आप कह सकते हैं कि लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसके पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड इरविन, नाम ही है गांधी इरविन, ऐसे आपको समझ में आ रहा है, उनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इसी को हम गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप समझ गए, बिल्कुल। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच क्या क्या समझौते हुए थे। अब देखिए, कोई 2 व्यक्ति के बीच समझौते होते हैं तो पहला दूसरे की बात मानता है, दूसरा पहले की बात मानता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो वायसराय जो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच समझौते हुए, उसमें जो लॉर्ड इरविन है इन्होंने क्या क्या स्वीकार किया, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी। तो पहला पॉइंट आप कह सकते हैं महात्मा गांधी जी ने इनके सामने रखा कि जो हिंसा के आरोपी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। फिर दूसरी मांग ये रखी गई कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार जो है वो दिया जाएगा। तीसरी बात महात्मा गांधी जी के द्वारा रखी गई कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, भारतीयों को ये इजाजत दी जाए। चौथा आपका ये शर्त रखी गई कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। पांचवी शर्त ये रखी गई कि आंदोलन के दौरान जो जब्त संपत्ति होती है वो भी वापस की जाएगी। तो ये 5 शर्तें आप कह सकते हैं लॉर्ड इरविन जो हैं उन्होंने स्वीकार की। ये रखी नहीं गई, ये स्वीकार की, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो गया था। अब महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने कौन सी शर्तें स्वीकार की, उनकी भी बात कर लेते हैं।
तो पहला आपका पॉइंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, ये पहले शर्त स्वीकार की गई। दूसरा आपका था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये दूसरी शर्त थी। और मैंने आपको बताया भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में थे भी। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उससे पहले ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उससे पहले हुआ था, तभी तो ये शर्त रखी गई कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कि कांग्रेस जो है उसको भाग लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया दिया था। तीसरा पॉइंट आपका, आप कहेंगे कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथी और लास्ट जो है शर्त थी कि जो गांधी जी हैं वो पुलिस की ज्यादती जो है उसकी जांच की मांग छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा इतना सब गलत व्यवहार भारतीयों के साथ किया जा रहा था, तो उसी के संबंध में बोला था उन्होंने कि पुलिस, जो गांधी जी हैं पुलिस की जो ज्यादती की जा रही उनकी जांच की मांग छोड़ देंगे। तो ये समझौता आपका इन दोनों के बीच था। और ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। पहले तो वो नीचा समझते थे, ये पहली बार ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कहीं से भी प्रश्न आएगा यहाँ से आप कर ले जाएंगे। और जो ये हमारा पार्ट है वो भी आज का समाप्त होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम इसके आगे की चीजें देखेंगे और हमारा ज्योग्राफी पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पर उससे पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जो खनिज नीति है उसका आपको सन जो है वो बताना है, या इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई। चार ऑप्शन भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन होगा 1950, दूसरा ऑप्शन होगा आपका 1988, तीसरा ऑप्शन होगा आपका 1998 और डी ऑप्शन होगा आपका 2005 और ई ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप सभी को बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अन्य चतुर्थ सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक चीज़ें जो है वो पहुंच सकें और अच्छे से अच्छे सभी की तैयारी हो सके। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।